खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमित भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, ज़ाहिर है सबसे अहम खबर तो हम इसी पे बात करेंगे। आज किस पे राय में खान साहब ने ये बात की, इस पे लोग बहुत जो हैं वो उसमें रिएक्शन आ रहा है और हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि ये किसका रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है और अगर क्या इस पर हुकूमत की कार्रवाई भी कर सकती है, जिसका उन्होंने इशारा भी दिया है। इसके अलावा बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों का फिर दोबारा सिलसिला शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं। जावेद इकबाल साहब के बाद कौन नैब का चेयरमैन बनेगा? और इसके साथ जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूँ वह ये है कि बिजली की कीमत में 7 रुपये पर यूनिट इजाफा हुआ है। मगर आज हमने कैलकुलेट किया है एक पावर एक्सपर्ट से बात करके कि टोटल कितना बढ़ेगा और एक यूनिट आपको कितना पड़ेगा। और साथ ही मलिक साहब हमें स्टोरी देंगे कि इंडिया रूस से तेल किस कीमत पे ख़रीद रहा है और हम क्या कर रहे हैं। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब की, क्या ये मुल्क दुश्मनी की है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, जितना इस मुल्क में धौंस धांधली और जबर का सिलसिला शुरू किया है ना, मैंने माजी में नहीं देखा। बदकिस्मती है, हम हर एक को गद्दार, मुल्क दुश्मन, आइन शिकन कह देते हैं। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात बड़ी माकूल की थी, उन्होंने कहा था खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाब, अगर ये अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाता है, मुल्क तो चल ही नहीं सकता। उसके बाद मुल्क नहीं चल सकता तो इदारे नहीं चल सकते, मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते, कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा डिफॉल्ट खुदा ना खास्ता होगा तो फिर दुनिया से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। फिर आपका टारगेट करेंगे वो एटमी पावर है पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के जो अहम तरीन अदारे हैं वो सर्वाइव कर नहीं सकेंगे। उसको इन्होंने, जो लगड़ बगड़ ग्रुप है जो इमरान खान पर पाबंदी लगवाना चाह रहा है, उन्होंने एंगली ऐसे की कि एक आयत है कि और तुम नमाज के करीब मत जाओ, जबकि लफ्ज़ है कि नशे की हालत में हो। उन्होंने मकसद उतार दिया। अब इस लाइक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आसान लफ्ज़ों में अपने भाइयों के। एक बच्चा कहता है 1 व्हीलिंग कर रहा है बड़ी तेज़ी से, मैं उसको कहता हूँ बेटा ना करो, खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया, तुम्हारी जान भी जा सकती है, मोटरसाइकिल भी तबाह होगी, तुम्हारी होगी, और कोई राहगीर भी जख्मी हो सकता है। वो इस पैरे में उन्होंने बात की है कि अगर ये हुकूमत रही, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रही है, अमेरिकी रजीम के कहने पर आई है, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना डिफ़ॉल्ट होता है तो एटमी पावर्स पे हमारी नज़र रखी जाएगी। नहीं रहेगी तो कोई इदारा भी नहीं रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है। मैं इस इदारे में काम कर रहा हूँ, कोई किसी इदारे में काम कर रहा है, उसकी सैलरी ही आना बंद हो जाए तो इदारा एंड पे बंद हो जाएगा, मुल्क चल ही नहीं सकता। अच्छा, ये उनकी एस्टिमेशन है या ये आप समझते हैं कि इस पर जो हुकूमत कह रही है जी कि हम उन पर ये इसको केस भी हम बना सकते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मलक साहब, मैं इससे पहले, अब ये दरअसल आर्टिकल 62 लगवाना चाह रहे हैं। आज भी मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया इमरान खान की, ये तो खबर होगी, आज डिस्कस किया है। दूसरा, आज जो वज़ीर दारा मीटिंग की है, बनी गाला की सिक्योरिटी ड्राफ्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। बनी गाला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो आज भी जाती उम्र में उतनी सिक्योरिटी है, आज भी बनी गाला से आज डिस्कस हो रहा है। एक्स प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी विदड्रा करने जा रहे हैं, कर ली है या क्या? फैसला कर लिया, अभी ऑर्डर हो रहा है। मैं दोबारा क्लैरिटी चाहता हूँ कि एक एज अ साबिक प्राइम मिनिस्टर आपकी सिक्योरिटी होती है जो हर प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, वो वापस ले रहे हैं? वो वापस लेने का फैसला कर लिया, अभी कन्वे करना है। दूसरी बात सुन लेना, खुद एजेंसी इमरान खान साहब को कह रही हैं आपकी ज़िंदगी को थ्रेट है, आप जलसों में ना जाए, आपको मार दिया जा जाएगा। अमेरिका जब रिजीम चेंज कराता है ना, उस लीडर की भी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाता है, और ये थ्रेट खुद पाकिस्तान की एजेंसी कह रही है, अब कर रही है। दूसरा, अभी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मलक साहब, इस शहर संगदिल को जला देना चाहिए। पता क्या किया इन्होंने? जिसने ज़्यादा शेलिंग की है, ज़्यादा बंदे जख्मी किया है, उन्हें PQM और PPM मेडल दिए जा रहा है, और इस्लामाबाद में कुछ लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। आपने सही तरह लाठी चार्ज नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आज मीटिंग डिस्कस हुआ है, हुकूमती ले ले राना सनाउल्लाह साहब को। और दूसरी बात, को मेडल मिल रहे हैं, मेडल जिसने ज्यादा घरों में रेड किया, छापे मारे हैं, जिन्होंने ज्यादा खवातीन की तस्दीक। भट्टी साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा बंद एहतजाज आपका हक है, तो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो हुकूमत से सवाल करें ना, मैं तो एक खबर रिपोर्टर समझ रहा हूँ बात को। दूसरी बात, एक सिक्योरिटी विड्रा कर दी। अब जो इमरान खान ने अगला करना है,
सिंध से कहा है कि जितने एक्सपायरी शेल है वो दे दे, रबड़ बुलेट दे दे, बंदूकें मंगवा ली हैं पूरे पाकिस्तान से कि पंजाब में इन्हें नहीं निकलने देना। अगर इमरान खान करते हैं, सिंध को रिक्वेस्ट भेज दी गई है कि हमें आंसू गैस के शेल दे दे, हमें बंदूकें दे दे, असला मंगवा लिया है। अब ये मुल्क किस तरह चला रहे हैं? असला सिंध से दीगर सूबों से मांगा जा रहा है कि पंजाब में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, रबड़ बुलेट, बंदूकें, शेल दे दे, चाहे एक्सपायरी डेट है, हमने इसको नहीं निकलने देना। अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो अभी वो गए हुए हैं। और जिन्होंने ज़्यादा तशद्दुद किया पिंडी में, इस्लामाबाद में, ज़्यादा उन्हें PQM और PPM मेडल दिए जा रहे हैं, आज़ादी मेडल। और चंद बंदे हैं जो इनका ख्याल है कि रेड जोन में चले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये हुकूमत जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज जुर्म करती थी तो उनको नवाजते थे, इधर ये इस तरह मुल्क चल रहा है। कादी साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, सुन लें दोबारा, कि खुदा ना खास्ता एक साजिश के तहत मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मलिक साहब, आप इकानमी के एक्सपर्ट हैं, आप मुल्क खुदा ना खास्ता, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, डिफ़ॉल्ट हो जाता है टोटल, उसके बाद क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखें भट्टी साहब, एक बिल्कुल 2-2-4 वाली बात है। फौज जो है, फौज का काम मुल्क को दिफा करना है, वो पैसे नहीं बनाती। मेरा कहने का मतलब है कि वो फैक्ट्री नहीं है। तो वो जो फौज होती है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की एक्सटेंशन है। अंदर के जो हालात आप फौज बनाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो फ़ौज को क्या चाहिए? फ़ौज को ज़िंदा रहने के लिए तरहाएँ चाहिए, असला चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। तो मतलब ये है कि जिस तरह आप यहाँ के कि यार यहाँ पे अगर तुम बिजली का बिल नहीं दोगे तो अंधेरे हो जाएंगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं बाहर जाके शोर डाल दूँ, और जी हमारा चीफ देखो मायूसी फैला रहा है, कहता प्रोग्राम बंद हो जाएगा। भाई अगर यहाँ बिजली का बिल नहीं दोगे तो प्रोग्राम बंद ही होगा ना। तो आपको एक छोटी सी थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी। मैं रूस का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है 80s का, काजी साहब आप भी उस समझते हैं, रेगन ने क्या किया था? स्टार वार से उसने सोवियत यूनियन का बजट अपना बजट बढ़ा दिया, डिफेंस का सोवियत यूनियन को भी बढ़ाना पड़ा। जब उनको पैसे ज़्यादा लगाने पड़े, इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकी, सोवियत यूनियन टूट गया। यही बात इमरान खान कर रहा है कि आप ऐसे फैसले करें, इस्टेब्लिशमेंट आप इसको सीरियस लें, ऐसे फैसले करें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए। और अगर खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट होता है, फिर भट्टी साहब वाली बात है कि आपके सरकारी इदारे किस तरह चलेंगे? उसमें फौज भी है, उसमें रेंजर भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें वार्ता भी है। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान अगर आज सलामत है, बचा हुआ है, भारत नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह पाक फौज है। उनके अफसर, उनके जवान 24 घंटे हमारे लिए शहादतें देते हैं। 24 घंटे राउंड दी क्लॉक। ऐसा लम्हा कोई नहीं होता। ईद शबरात अपने हम बीवी बच्चों बहनों के साथ मनाते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए जाते हैं। भाई अगर खुदा ना खास्ता है जो दुश्मन साजिश कर रहा है उसको कमज़ोर करने की, वो कमज़ोर ना होता तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं रह सकता। भारत जैसा मकार यार मुल्क हो, अमेरिका आपके पीछे लगा हो, इसराइल आपके दुश्मन हो, तो उसकी जहाँ भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी और मुल्क में भी फौज कमज़ोर हो, वहाँ दूसरी मुल्क की, तो लिहाजा इस मुल्क को बचाने के लिए आपको फौज को हर हाल में मजबूत करना है, मजबूत से मजबूत तर करना है। देखें भट्टी साहब, आप मैं थोड़ा इंटरवेंशन कर दूँ। ये किताब है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, ये वहाँ पर इसका दूसरा एडिशन भी आ गया। अब इसमें ये उनकी जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का भट्टी साहब आदमी था, इसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक मुल्क का माशी गिराव कैसे करते हैं, उसकी मैशत को घुटनों के बल लाने का क्या तरीका है। हमारे यहाँ मुइन कुरैशी साहब के ज़माने से ये काम शुरू हुआ, और ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर अकबर जैदी, डॉक्टर कैसर बंगाली, इस तरह के लोग इस बात को मानते हैं। इसने ये बताया है कि ये 2 नंबर किस्म के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करा दो। अच्छा, और जी बेटा सबसे एक मिनट देखें, अल्लाह ना करे कोई भी बंदा इस मुल्क में मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ होगा, सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करूँगा, चाहे मैं मर जाऊँ। मेरी मुल्क के फ़ौज के किसी का अगर किरदार फौज में गलत है तो उसे नहीं होना चाहिए, सियासत में नहीं, तो मैं आऊँगा। अब ये इमरान खान को नऊज़ बिल्ला, अब मैं इनको अल्लाह हदायत दे, गद्दार साबित करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 6 माजी में इमरान खान सब फौज के बारे में क्या कहते रहे? फौज के खिलाफ होते ना, सबसे पहले मेरे जैसे आदमी उनके खिलाफ निकलते, क्या कहते रहे वो आज सुने और शर्म करो ऐसी साजिशें करने वालों।
हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन दूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रखना, आज इस मुल्क को 2 ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमें फख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी, वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है। क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए, तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। हमें इस फौज की बहुत जरूरत है। इन्हें बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, कुर्बानियां हर रोज दे रहे हैं। मैं सबसे चाहता हूं किसी किस्म की तनकीद अपनी फौज की ना करें। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें। अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की, और हमें हमेशा इस इदारे की मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते, प्रेसिडेंट बुश, जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको, और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। अच्छा, एक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ मलिक साहब। 2010 में जब भारत ने हमारी सरहदों पर ये जो वाक़या हुआ था वहाँ पे एक दहशतगर्दी का, तो यहाँ पर इन्होंने 10 लाख फ़ौज हमारे लेके आ गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे उस वक्त परमानेंट मंदूब से, उनसे जाके पूछा गया कि क्या आप अपनी जवाब में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे अगर आप पे हमला होता है तो? हमें गारंटी दें कि आप नहीं करेंगे। टैक्टिकल वेपन ये होता है कि वो होता न्यूक्लियर है लेकिन एक ख़ास इलाके में ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो उन्होंने कहा हम आपकी जो अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो ये आपकी जो सिलिकॉन वैली है इसको हम तबाह कर देंगे। फिर मल्टीनेशनल ने इंटरवीन किया, उनका भाई पीछे चलो। अच्छा मलक साहब, मैं आपसे ज़रा ये करता हूँ, ये सैकड़ों बयान आते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं उनका नाक़द रहा हूँ और आप जानते हैं ऐसे ही है। वो उन्होंने फरमाया कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ, फौज जरूरी है। फौज के खिलाफ तो मेरे जैसा फ़कीर आदमी नहीं सुन सकता। आज जो इमरान खान पे फतवा लगा रहे हैं कि आर्टिकल 6, माजी में वो मेरी फौज पे, मेरी आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज है, सबकी फौज है। फौज पाकिस्तान की वजह से है। एक ईमानदारी से बात है, फौज ना हो तो पाकिस्तान नहीं रह सकता। वो ये खुद नवाज शरीफ और इनके लगड़ बगड़ सारे क्या कहते हैं ये सुने और फिर खुद फैसला करें नाज़रीन कि आपके मुल्क को आपके किस लीडर की जरूरत है। ये तो किसी को भी नहीं कहना चाहिए। अब जरा बिलावल और नाज़रीन, हम नवाज शरीफ की गुफ्तगू नहीं सुना सकते क्योंकि पैमरा की हदायत है। हमारी भी कुछ लिमिट है, ये मुल्क हमारा है, हमें अपने अदारों का एहतराम भी करना है। बिलावल साहब फौज के बारे में क्या फरमाते रहे, मरियम क्या कहती रही, मुल्क में पाकिस्तान के बारे में जिसकी वजह से, वजूद की वजह से 1947 में बना, ये भी नाज़रीन सुने और फैसला खुद करें। इस हुकूमत और ये जो गैर जमहूरी कुव्वतों सिलेक्टर्स इसके पीछे हैं, मैं उनको पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप होश के नाखून लो। जुल्म एक हद तक बर्दाश्त होती है। आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखून लो। सिंधु देश बन सकता है, 4 मुल्क करा दिए इन्होंने। अब नहीं बनेगा, अब तो हुकूमत में है ना मलक साहब। अब आप एक मिनट मैं सिर्फ लूँगा, आप बड़ी देर से खामोश हैं। एक मिनट ये है कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इमरान खान की पोजीशन ये जेहन में रखें। मेरी जेहन में वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, इस रियासत का एक लीडर रहा है। मैं उसको पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। अब आपने रखनी है फौज, भट्टी साहब ने बता दी आपके लिए ऑक्सीजन है, मैंने सही कहा ना, हमारे लिए गैस नाल तो देखो ना कौन अगर आप किस फौज कहाँ से निकल रही, जो मेरा आर्गूमेंट जो इमरान समझाना चाह रहे हैं कि आपकी इकॉनमी से फौज बनती है।
6,000 अरब आप टैक्स लेते हैं, भट्टी साहब समझिए इन्होंने पाकिस्तान चलाना 6,000 अरब ले लिया, 2800 अरब आपने देना है कर्जा बिजली का, बड़ी जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, 1500 अरब आपने देना है गैस का, 1,000 रुपये आपने PSO को देना है, ये हो गया 1,000 अरब, 1,000 अरब, तकरीबन 5,500 अरब यहाँ पे गया। आगे सुनते जाएं आप, यहाँ से आप चलते हैं तो 3,000 अरब आपने सूद और कर्जा अपना देना है। यानी कि अगर इसमें कोई एजुकेशन नहीं आई, पाकिस्तान का मैंने एक नाम नहीं लिया तो यार मेरा एक सवाल आपसे, यार अपने दौर में भी तो उन्होंने कोई ऐसी नहीं मेरी बात मेरा भट्टी साहब मुझे क्योंकि बात मेरी नहीं कंप्लीट, मेरा क्वेश्चन है कि इमरान अच्छा इस महीने में $5 बिलियन का आपका आया तजारती खसारा, $5 बिलियन का मतलब 1,000 अरब का हमारा लॉस हुआ है, 14% इस महीने में आपकी तारीखी महंगाई है। पॉइंट जो मैं लास्ट फिक्र इस इकोनॉमी में आप क्या फौज रख सकते हैं, ये इमरान खान कह रहा है, इसको सही करो। हम फिर उसकी फिनांस में चले गए। मैं ये इस टॉपिक पे जो बुनियाद 62 की जा रही है, जिसको गद्दार किया जा रहा है, खुद मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज साहब कहता रही मैं नाजरीन को आज जज बना रहा हूँ, हम कोई फैसला नहीं करेंगे। ये जो कहते हैं नाजरीन सुने मरियम नवाज साहबा क्या फरमाती रही हैं। अच्छा मालिक साहब, ये जो है इसके पीछे क्या है, अब मुझे बताएं, ये लोग मेरी फौज के, मेरे मुहाफ़िज़ों के हमदर्द हो सकते हैं? अब आप दोनों करें, मैंने आप तक हक़ाइक़ जो इनके मुंह के अल्फाज थे वो पहुँचा दिए। ये तो मलिक साहब फिर ये हमें नाज़रीन माफ़ी चाहते हैं, इतने नामुनासिब अल्फाज थे कि हमें बीप लगानी पड़ी, क्योंकि मेरे मुल्क के बारे में नामुनासिब गुफ्तगू की जा रही थी, मेरी फौज के बारे में, आपकी फौज के बारे में। अब जरा आप दोनों राय दें, मैंने आपके सामने फैक्ट रखे हैं। कंसर्न तो ये होना चाहिए कि हम जिस माशी क्वैगमायर में हैं, दलदल में हैं, वो सारे बैठो, बिल्कुल सही, बजाय इसके कि जनाब एक दूसरे पे पर्चे कर रहे हो। कहीं साहब ये कल्चर आपको सियासी बदलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें सारे शामिल हैं, या इमरान खान गद्दार है या पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस तरह नहीं होता। मेरा हाल है, मेरा नवाज शरीफ साहब गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, कोई भी गद्दार नहीं। इसको इस तरह लेना चाहिए ऑनेस्टली कि मेरा साबिक वज़ीर आज़म रहा है, 3-3.5 साल वो पाकिस्तान को चलाया, उसने एक सीरियस बात किया, बैठो सोचो इसके पीछे सच क्या है, जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। अगर वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप माशी तौर पर कमज़ोर है तो ये कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यही मेरा एक इतराज़ है, इंक्लूडिंग PTI उसी निज़ाम पर स्टिक करते रहे। कोई सीरियस हम यहाँ बैठ के कहते रहे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, अपनी इंपोर्ट्स बंद करें 30-40। बड़ी साहब सबको कहे ना, सब गुजारिश सबको नहीं, मैं खुद इमरान खान साहब कहते हैं न्यूट्रल नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ साफ़ी होते ही न्यूट्रल है, उसने दोनों बातों की सुननी होती हैं। अब ये जो सख्त लफ्ज़ मेरी फ़ौज के बारे में कह रहे हैं और कल से इन्होंने यू टर्न लिया है, एक अदारा मुल्क की सलामती के दामन है, उसे क्यों लाते हो? सियासतदान बीच में आके सब बैठे, उसको हुकूमत हो अपोजिशन हो, जहां जहां इख्तलाफ आता है, इकॉनमी के लिए मिलकर पॉलिसी बनाओ, शफाफ इलेक्शन के लिए बनाओ, आम शहरियों को उनके हकूक देने के लिए बनाओ। मेरे पास ये हर कोई राइट नहीं है कि मैं किसी सियासतदान को कहूँ ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं। मैं थोड़ा सा इसको जरा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बताऊं। ये आपने खबर कल मुझे बताई, देखी भी थी कि कैलिफोर्निया और बहुत सी जगहों पे मास्क पहन के गैंग्स जो हैं मईशत की वजह से उनके स्टोरों को लूट रहे हैं, ये खबर आई। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हफीज़ पाशा साहब को हमने बुलाया, यहाँ हमने डॉक्टर इशफाक हसन खान को बुलाया कि यार आप लोग सारे बैठो, ये सिस्टम बैठ रहा है, इसका मुतबादल ढूंढो, चाहे वो MLN की गवर्नमेंट है, चाहे वो बीमारी का हल। आपसे सवाल करता हूँ कादी साहब, अमेरिका से पूछें, अगर ये इमरान खान को मान लिया 62 के तहत TV पे बैन करा देते हैं, जो इनकी पॉलिसी है अल्ताफ के मुताबिक, बनी गाला से सिक्योरिटी विड्रा कर लेते हैं, आगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हम नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, लियाकत खान का आज तक हमें नहीं पता चला। डू यू थिंक हम किसी बड़े लीडर को कुर्बान कर सकते हैं इन हालात में? बट सर एक चीज़ में ऐड कर लें, आपकी सुप्रीम कोर्ट पे जो एप्लीकेशन है ना खान साहब की, उन्होंने कहा जी हमने तो फैसला दे दिया हुआ है। जो खान साहब, मैं थोड़ी सी इतिहास से बात कर रहा हूँ, जो वो सिक्योरिटी चाह रहे हैं उनको मिलती नहीं, मुझे तो फिर आप खाना जंगी दिखाई दे रही है। मेरी बात समझ गए? 2 दिन बाद उन्होंने कहा मैं दीर में उसकी अनाउंसमेंट करूंगा, और जो वो कह रहे थे कि जी मुझे प्रोटेक्ट करो, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कर सकती है? आप मुझे बताएं, इस तरह के हालात आपने बना दिए हैं कि आप अपना इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, इतनी नफरत के साथ किस तरह मुल्क चलाएंगे? मेरा आपसे ये मैं यही कह रहा हूँ, काश अदारे और तमाम हुकूमत अपोजिशन मिल के बैठें कि इस नफरत का दरिया जो बह रहा है इसके आगे बंद बांधे।
आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ें, भट्टी साहब, लेकिन किसी को गद्दारी का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आम बंदे के पास रास्ते खत्म होते जा रहे हैं यार ये सांस अभी आना है आपने, अभी आपने बताना है कि एक यूनिट कितने का करना है। काजी साहब मैं बता रहा हूँ, आज जो मीटिंग हुई है, जिन्होंने ज्यादा शेलिंग जुल्म ज्यादती की है, एक डीपीओ ने ज्यादा सख्ती की लेकिन उधर जुलूस बहुत बड़ा था। वो निकला है एक शहर से, गुजराला रेंज का एक शहर है, उसको बुला के एक वजीर ने बुरा भला कहा कि आप जालमों को पसंद कर रहे हो। काजी ने अगर 25,000 शेल मारे हैं ना, वेल डन काजी, इन्होंने 2,000 मारे हैं, तुझमें नहीं छोड़ूंगा, तुम तो फील्ड में रहने के काबिल नहीं हो। आप इस जबर जुल्म ना इंसाफ, तो ये जंग हुई है, इसका मतलब दुश्मन के साथ लड़े। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मीटिंगों में जो हो रहा है, कहा ये अगली जो आज कल आ जाएगा, इनकी मीटिंग है, उन्होंने कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं निकलने ही नहीं दूंगा, जो मर्जी फैसला हो। क्या यार, वो इंडिया के हैं। अगर नून लीग भी एहतजाज करती रही तो हमारे ही भाई थे ना। ना बिल्कुल। अगर मौलाना सुप्रीम कोर्ट जो आपने पहले कहा, उन्होंने कहा जी पुरअमन आपका हक है, आप करें एहतजाज करें। खान साहब के लिए तो मेरा लिए बड़ा सख्त फैसला आ गया। उन पर तो अटक पे ही हमला हो गया, डी चौक तो वो पहुंचे ही नहीं, उसके साथ चला रहे हो कि उसने कहा डी चौक पहुंचो। भाई पहला हमला तो तुमने अटक करा दिया। लाहौर में लिबर्टी में तो कोई डी चौक नहीं था, यहाँ आपने शेलिंग की। हुकूमत के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक जगह से आपने कंटेनर रुकावटें दूर नहीं की। इमरान खान जब अटक से पंजाब दाखिल होता है ना, कादी साहब पहले 10,000 से ज़्यादा शेल वहाँ मारे गए हैं। तो किस तरफ ले जा रहे हैं ये मुल्क? कादी साहब आप, मैं अभी ये मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे खान साहब के बयान। बहुत अच्छी बात है, एहतजाज करें। आप सियासत में एहतजाज आपका राइट है, ठीक है, मगर ना किसी मुस्लिम लीग नून को गद्दार बनाएं, ना पीटीआई को गद्दार बनाएं। और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, ये मैं नहीं कह रहा, आज मोदी की रेटिंग आई हुई है ना, ये मोदी लोअर्स पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव साइटिंग हाइटेंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। ये मोदी जरा आसान जुबान, यानी मोदी एक रेटिंग एजेंसी है, ये किसी की मैशत को रेट करती है, उसने उसको नेगेटिव में डाल दिया। ये मेरे पास खबर अभी आई है। तो भाई बात ये है, इसे यहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट आए हैं, ऑलमोस्ट आंसू नहीं निकले उस दिन हफीज़ पाशा साहब के या इशफाक हसन साहब के, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि आप सारे बैठें और बैठ के हमें इस क्वैगमायर से निकालें, और जहाँ जहाँ पे इकॉनमी ब्लीड हो रही है, आप 12-15 बिलियन डॉलर, मैं तो मैशदान नहीं हूँ, मुब्तदी हूँ, मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि 12-15 बिलियन डॉलर आपको छोटी मोटी चेंजेस करके आप बचा सकते हैं और IMF के चुंगल से भी निकल सकते हैं, और ना हमें हमारी फौज को भी खतरा होगा और ना इस मुल्क को। बहरहाल एक ब्रेक है, वापस आते हैं। बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और कुछ और खबरें, और आज आके वापस हम बताएंगे कि ये बिजली वाला मामला आप पर कैसे बीतेगा और ये यूनिट कितने का है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अभी हमने इकॉनमी का सेगमेंट तो आखिर में हम करेंगे। ये मुझे बताएं कि खान साहब ने फैसला किया कि शायद अगले हफ्ते वो वापस बनी गाला आ रहे हैं, तो क्या उनकी गिरफ्तारी या इस तरह का कुछ सिलसिला होगा? देखिए कादी साहब, इस वक्त 2 दर्जन से ज़्यादा PTA की तमाम क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। इतने तो कोई इश्तिहारी मुलज़मों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज नहीं करते। मैं फिर कहता हूँ, मुझे दुख हो रहा है, ये सब पाकिस्तान में हो रहा है, ये मकबूजा कश्मीर में होता। इस वक्त आधी से ज़्यादा अपोजिशन लीडर, असद उमर, हमाद अजहर, सब इंटरिम बेलों पे हैं, हर जगह पर्चे कर दिए गए हैं, और 3 दिन से डिस्कस हो रहा है कुछ लोगों पर दहशत गर्दी का पर्चा देने का पुरअमन एहतजाज पर। अब इमरान खान की सिक्योरिटी विड्रा करने के लिए गौर किया जा रहा है। मुझे खदशा है, मैं खबर नहीं दे रहा, इमरान खान की ज़िंदगी को इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरा है। कौन मारेगा, कौन मरवाएगा, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, उसकी सिक्योरिटी विड्रा की जा रही है। उसे यहाँ तो ये हाउस अरेस्ट कर लेंगे, यहाँ फिर अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा है जिसका मुल्क इस वक्त मुतम्मल नहीं हो सकता। हमने बेनज़ीर को खो दिया, हुकूमत होश के नाखून ले, इकॉनमी आपने तबाह कर दी, लोगों को आप खुद 10-10 हज़ार सैकड़ों जलसे कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। लॉन्ग मार्च करना किस कानून में जुर्म लिखा है? पुरअमन एहतजाज आईनी और कानूनी हक है। इन जैसे नून लीग का हक था, PDM का हक था, पीपल्स पार्टी का हक था। खुद तो कह रहे हो कि हम पाकिस्तान खप्पे, यानी कि पाकिस्तान रहे नहीं का नारा नहीं लगाएंगे।
हमें हर चीज़ पे बीब लगानी पड़ी कि हमें ना नोटिस आ जाए। बोला इन्होंने, सियासतदानों ने, सहाफ़ियों की राय नहीं, हमने सिर्फ उनकी बातें सुनाते हुए डर रहे हैं कि हम गिरफ्त में ना आ जाएं, और वो करते हैं तो गिरफ्त में नहीं आते। कादी साहब इमरान खान हुकूमत में आते हैं भट्टी साहब जिंदगी में, मलक साहब सुन लें, आप कुछ दिनों में सुनेंगे कि फलां को फलां मेडल दिया जा रहा है जिसने ज़्यादा चादर चार दीवारी की पामाली की, जिसने किसी की माँ बहन को गाली दी, दुपट्टे से घसीटा और यास्मीन राशिद को मारा। ये पॉलिसी बनाई जा रही है। ऐसे में मुल्क चलाना है, इकॉनमी तुमसे संभल नहीं रही। सारे इकॉनमी एक्सपर्ट, अब पाशा साहब आप वो कह रहे हैं खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट होने के करीब। इशफाक हसन खान साहब ऐसे कर रहे हैं, सारे तो ऐसे में क्या होगा? मलक साहब से पूछे आज ये क्या तो इस हुकूमत का हिस्सा रहना इमरान की, वो कहते हैं हो चुका है, खुदा का वास्ते, वो तो कहते हैं इंसिडेंट शब्बर ज़ैदी। यार मैं कहता हूँ कि बजाय डिफॉल्ट हो चुका है, ये आप इनकारी से गुजर रहे हैं। यार कोई 5-7 जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कम से कम वेस्ट के इन्फ्लुएंस से भी थोड़े आज़ाद हों और वो बैठ के कोई नेशनल इसके बारे में फैसला करें, बजाय ये रोज़ लड़ाई हो रही है। देखे ना, हमने अपना हाल क्या कर दिया, हमने 45 दिन इस दिन हमने इस दुनिया की 5 बड़ी पॉपुलेशन के 45 दिन क्या किए कि सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी, पेट्रोल महंगा करना है कि नहीं करना ये डिसीजन मेकिंग आप नहीं, मेरा मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो अल्लाह माफी दे, यही मेरा आर्गूमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग यहाँ हो रही है। अनुशे खातून लगाई गई थी SSP, उनकी बारे में बहुत सारी राय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो जो सिफारशी थे उन्होंने कहा नहीं तो हम आपके लिए पेश ही नहीं होंगे। इधर जहाँ लड़ाई हो रही है ना माल कमाई पे, मैं आपको बता नहीं सकता। एक DIG लगा है जिसकी तस्वीरें हज़ारों हैं, का मलक साहब इस मुल्क के साथ ज़्यादती की जाए। मैं किसी एक सियासतदान का तर्जमान नहीं हूँ, खुदारा अदारों को किराए के तौर पे इस्तेमाल ना करो, किराए का टारगेट किलर ना बनाओ, अदारों को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। काजी साहब अनुशे खातून है एक SSP, उन्हें ऑपरेशन लगा दिया गया, बाद में रुक गया गया। ज़रा उस स्टोरी के पीछे जाए, उसका सिफारशी कौन था, उसकी महकमाना क्या है, उसके अफसरान क्या कहते हैं, उनका मादी क्या हाल क्या। मलक साहब आप मुल्क की बात करें, इधर लोग SSPों के पीछे लड़ रहे हैं और DIG वो लगाया है जो अक्सर अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता। अच्छा अब बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं, मलक साहब ज़रा आप भी कंट्रीब्यूट करें। जवेद इकबाल साहब तो अब जा रहे हैं, अब नैब में पहले फवाद साहब का नाम आया था, फिर एक जस्टिस बाकर क्या थे ना, क्या नाम था उनका, जस्टिस बाकर का भी मकबूल बाकर साहब का, कमरुज़्ज़मान का भी नाम है जो पुराने, उनका भी नाम था, वो हीरा कहीं से निकला है, फवाद का भी आया था नाम जो ब्यूरोक्रेट। मेरे ख्याल में अब तो वैसे ही इसको डीफैंग कर दिया आपने, इसको इदारे कोई अब असेंबली में खत्म कर दिया। जो सोने पे सुहागन आपकी सारी बातें, ये फैसला किसने करना है सबसे खूबसूरत है। इधर राजा रियाज बैठा होगा और इधर अपना शहबाज शरीफ, अब उसमें आप इस गिलास को भी कहेंगे ना चेयरमैन बनाना, वो दोनों मान जाएंगे। मुझे बताएं इसमें बहस क्या है, आप मतलब किस आपकी ये दीवार को बनाना है चेयरमैन, वो मान इन्फॉर्मेशन अपोजिशन लीडर है, बज़ाहिर PTI की सीट पे जीते हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने। अब उन्होंने दरखास्त दी है मैंने अगला इलेक्शन नून पे लड़ना है। तो जो मलक साहब ने फरमाया ना, अगर वो कह दें कि नैब का चेयरमैन कोई वो बना बंदा होगा जो 5 साल पहले फौत हो गया, वो उसको बना देंगे, ताकि नैब को तो अब आपने पर काट दिया, आपने तो नैब फौत हो गई है तो बंदा फौत लगाए। वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में नैब की सबसे ज्यादा रिकवरी है। मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो राजा रियाज साहब की आईनी हैसियत है ये भी चैलेंज हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, वो आपके मैं समझता हूँ खान साहब का जो इमोशनलिज्म है ना, वो भी क्लास है। मतलब खान साहब फैसला करने में दिलेर है, हालांकि उनको नहीं चाहिए था, असेंबली नहीं खाली करनी चाहिए थी। आप 131 लोगों को बीच में ले गए, फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा सारा नून को हुआ। आपने राजा रियाज ढूंढ लिया, तो खान साहब भी कम नहीं है। खान साहब के अक्सर जो इमोशनल फैसले होते हैं उसकी कीमत कई जगह, मैं मलक साहब को कहता हूँ, कई जगह मोहतरम इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी, ये पाकिस्तान से ज्यादती होगी ना, सीरियस बात कर रहा हूँ मैं तो पहले दिन से कह रहा था आपको असेंबली खाली नहीं छोड़नी चाहिए, ये वो कानून साजी कर जाएंगे, ये डाके चोरी लीगल कर जाएंगे। राजा परवेज अशरफ साहब बड़े एक यानी गुनी आदमी हैं, उन्होंने भी इशारा किया है कि भाई वापस आ जाएं और मुझे मिलें, और उसके बाद थोड़ा सा इशारा फवाद चौधरी साहब ने भी किया है कि जनाब कोई इलेक्शन, वो कह रहे हैं तारीख दे सारे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वापस आ जाएं
तो ये कोई सिस्टम बुझ जाए। मगर जब खान साहब खेलते जाके आसमान से तो वो शुरू करते हैं 20 लाख लोग लाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा, असेंबली में जो अमेरिकन इम्पोर्टेड असेंबली उसमें नहीं बैठूंगा, तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इतनी एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती और खान साहब उसी में फंस जाते हैं। ये मेरी राय है, आपने गलत किया, आपको नहीं जाना छोड़नी चाहिए थी असेंबली। अच्छा चलें अब आ जाएं उस टॉपिक पे जो इस मुल्क के लोगों का टॉपिक है। मलिक साहब चलें वो तो फिर नहीं, कारी साहब एक मलक साहब से, मलक साहब आप देखिए ईमानदारी से ये अपोजिशन लीडर है, इतनी इज्जत, इतना सियासी इक़्तिदार है, तो इमरान खान के कह रहे हैं टिकट से लिया, रिजाइन दे, नून लिख के आकर लड़के का तो बहस ही नहीं है भट्टी साहब। ये तो यार कोई अखलाकियत रह गई है दो चीज़ें बड़ी सीरियस है। अपना एक जो अपना हमजा का भाई का क्या नाम है, जो सलमान साहब अपना वो लंदन में है और वो यहाँ से भागा हुआ है, वो अपने बाप के साथ सरकारी जो पाकिस्तान का तुर्की का दौरा है उसमें वो बैठा हुआ है। ये साहब कह रहे हैं कि मैंने बड़े होकर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी है, आज वो अपना अपोजिशन लीडर, इतना तो पाकिस्तान का मजाक, इतना तो मजाक ना उड़ाओ। मलक साहब नैब को ख़त्म कर दिया जो अरबों रुपए की करप्शन से लीगल करा ली, EVM खत्म करती। यार ये असेंबली अगर इसलिए होती है तो कादिर साहब जमहूरियत आपको मुबारक। मुजरम है पूरे मुजरम, ये देख ले, ये मैंने अभी आपको बताया, ये ऑफिशियल, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई मतलब कोई 4-5 भाई बहन नहीं बैठे हुए, ये पाकिस्तान का नाम है, ये सरकारी दौरा है, जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो ये पाकिस्तान है। खुद ही उन्हें ख्याल रखना चाहिए था कि पता नहीं क्यों ये अनोइंग, इतनी छोटी हमारी पर्सनैलिटी, इतनी सतह पे हम चले गए हैं कि हम इन चीज़ों को देखते नहीं। आपका हेड ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि मैं रूलिंग पार्टी को टिकट दूंगा। आप क्या इसमें क्या आप बात करें कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका भी केस अभी तक तो मौजूद है और आपके जो CM है उन पर भी मौजूद है, तो ये बड़ी साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैरिड हो गया कुछ, जितना ज़्यादा करप्शन में मुलव्वस अरबों खरबों की, जो मुल्क के इदारों को बुरा भला कहता रहा है। मुझे आज मरीम नवाज साहब का आ रहा है कि मज़ामत होगी तो फिर मुफाहमत होगी, तो वो तो डरा के अपने मकसद में हासिल हो गई हैं भाई। उन्होंने डराया इदारों का नाम लिया, गुजरावाला और वो डिफेंड कर दिए उन्होंने, उनको पहले पीछे धकेला फिर परों में। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी। मलिक साहब दो बड़े बर्निंग इशूज़ हैं, असल इशू ये हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात कि क्या वाकई कोई ऐसी हमें पाबंदी है कि हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते थे। आज इस पे BBC पे एक स्टोरी आई है, उसमें जो तफसील आई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ आपके बिजली के बिल में जो टोटल इजाफा होगा वो 7 रुपये नहीं है, उसमें टैक्सेस भी डाल के टोटल आपको यूनिट कितने का पड़ेगा, और मुझे हम सबको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, हम एक तवील अरसे से इस रियासत को चलाने का जो बोझ है वो इस मुल्क के आम आदमी के नातवां कंधों पर ट्रांसफ़र करते चले आ रहे हैं, उसकी अगली किस्त आ गई है। ज़रा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये टोटल इजाफा 7 रुपये का है, टैक्स डाल के कितना होगा? प्रोड्यूसर साहब के पास और फिगर है, मगर हमने जो एक मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप दे देता हूं, बात की है, मगर एक छोटी सी बात है, इसका मैं अपनी तारीफ करने में भी हरज नहीं, मैं अपने तीनों को एक क्रेडिट देना चाह रहा हूँ। 2.5 साल पहले इस मेज़ पे हम तीनों ने ये बात कही हुई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन निकलेगा वो IPPs और बिजली निकलेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने जो कैलकुलेशन दी है वो 27 एनर्जी एक्सपर्ट है, एनर्जी एक्सपर्ट, 27 रुपये का यूनिट बनेगा। ये जो रिकमेंडेशन गई है मैं उस पर 27 रुपये का यूनिट बनेगा, उस पर 6 रुपये टैक्स होगा, तो 33 रुपये का यूनिट होगा, जो मैं ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ। मगर कहानी भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी 33 रुपये। ये जुल्म पे इतना बड़ा जुल्म ये है कि आपने ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ये भी समझें क्या होती है। इसका मतलब है कि हुकूमत ने अगर 50 रुपये यूनिट का है ना कि मेरे होंगे तो मेरे से 50 रुपये ले ले, मगर हुकूमत ने ये डॉलर में चेंज करना, जब उनको नहीं जब 50 रुपये भट्टी साहब ने दिए थे तो डॉलर था 150 रुपये था, अब हो गया है 180 रुपये का, अब उसके 30 रुपये दो। ये आपको समझ आइए क्या कहानी है। तो 33 रुपये पहले आप दे देंगे टैक्स डाल के, आगे आप आ जाएंगे फ्यूल एडजस्टमेंट पे, फिर चौथा एक और डाका भी है इसमें, एक डाका कि आपने रेट्स स्टेट में नहीं रखा 24 आवर, सुबह कुछ है दोपहर कुछ है। जब वो वापटा वाले बैठते हैं ना जो लाइन लॉसेज हैं चोरी, वो कहते हैं कि काजी साहब का जो 100 यूनिट है ना 90 यूनिट डाल दो इन्होंने रात में जलाए हैं, तो आपका एवरेज 50 रुपये का यूनिट बनेगा। 50 रुपये का उस यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ जो दुनिया का गरीब तरीन ममालिक में शामिल है पाकिस्तान, जहाँ पे 1/3 पाकिस्तानी पेट भर के खाना नहीं खाता। हमारी को 20% जो माएँ जो प्रेग्नेंट हैं उनके पास जो खाना खाती है ना वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वहाँ आपने 50 रुपये का यूनिट कर दिया है। बाकी भट्टी साहब से पूछे।
नहीं अच्छा नहीं, मैंने आपके दूसरी स्टोरी भी करती हैं वो बाद में करेंगे, पहले इनसे आप बंदे पे काजी साहब आप क्या होगा अंदाजा ही नहीं, आज इन्होंने पाकिस्तान में एटमी बम गरीब के घर में मार दिया। मिसाल के तौर पे आपका 600 यूनिट बिल आया है, 600 यूनिट को आप दे दो 18,000 बन जाएगा, तो बिल आपको कितना आएगा 32,000 33,000। एक तो उन्होंने फ्यूल कॉस्ट का, एक टीवी का, एक सेल्स ड्यूटी, 5 किस्म की ड्यूटियाँ। अभी हम कमरे में बैठे ना, मैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ इनाम साहब, शहजाद भट्ट साहब यही कर रहे थे कि कम व बेशतर 45 रुपये का जब आपने बिल देना है, इधर आया है इस पे 1000 यूनिट, ठीक है 1000 यूनिट का अगर 25 रुपये है तो 25,000 होना चाहिए, बिल आएगा 50,000, आपने जाके फुल पेमेंट देनी है उसको 50,000 की। ये कमो बेशतर 47-48 रुपये का बिल जाएगा सब तमाम टैक्सेस डाल के। ये खाली यूनिट की कीमत बता रहे हैं, उसमें सेल्स टैक्स डालना है और दीगर 4-5 टैक्स डालने हैं। तो काजी साहब एक आदमी जिसकी 30,000 50,000 सैलरी है, उसके घर में सिर्फ 200 यूनिट चलता है, सिर्फ 200, क्योंकि 300 यूनिट से स्लैब कम है, 300 के बाद बम पड़ता है और 600 के बाद तो एटम बम पड़ता है। इसमें तो यार इसमें तो उसका 200 यूनिट डालेंगे ना तो आपको बिल कितना आएगा 20,000, 30,000 उसकी सैलरी है, 10,000 में मलक साहब उसके बच्चों की पढ़ाई और इसमें ये सिलसिला यहाँ रुक नहीं रहा। अभी 30 रुपए आपने पेट्रोल में फिर इजाफा करना है। जब आप पेट्रोल में इजाफा करेंगे तो चूंकि आपने ये बहुत बड़ा इस मुल्क के साथ फ्रॉड किया था, छोटी सी बात महंगे इनपुट वाले लगाए, ये इस मुल्क के हुक्मरान है जिसमें बेनजीर भी शामिल है, नवाज भी शामिल है, मुशर्रफ भी शामिल है। मुझे पता है इस मुल्क में सऊदी अरब UAE जिनके वो पानी की बजाय वहाँ पे पेट्रोल निकला, वो पेट्रोल से बिजली नहीं बनाते। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हमने पाकिस्तान को फांसी दी हुई है इस अच्छा मलिक साहब अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये बिजली से रिलेटेड है, आपके पास कुछ फिगर? अच्छा वो मैं पेट्रोल की जो बात हमारे यहाँ बहस चल रही है ना, खान साहब कहते हैं मुझे इसलिए निकाला गया कि मैं पेट्रोल लेने जा रहा था रूस से सस्ता। $30 का फर्क है, $30 का फर्क है। $30 का मतलब पर बैरल, यानी कि आम मार्केट में मैं आपको वही देने लगा 120-110 का बैरल है, वो मिलता है इंडिया को 80 रुपये का। मैं इंडिया का आपको डाटा देता हूँ, इंडिया ले रहा है 80 रुपये की चीज़, ये पाकिस्तान है ये ले रहे हैं 120 रुपये की चीज़। इंडिया ने क्या किया, फरवरी में जो उन्होंने पेट्रोल लिया रूस से वो 34 मिलियन बैरल लिया, 34 मिलियन बैरल, मार्च में 3 मिलियन लिया है, $30 कम। आप पैसा गिन ले कितना उन्होंने बचाया। अप्रैल में उन्होंने 7.2 मिलियन लिया है, मई में उन्होंने बैरल 24 मई में 24 मिलियन बैरल लिया। मगर एक चीज़ बतानी बड़ी जरूरी है कि रूस को क्या तकलीफ है, रूस को कितनी मोहब्बत है इंडिया से। नहीं, रूस की प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तानी हरकत हो गई थी, उनका जो रूबल था ना रुल गया था। $1 में 160 रूबल थे। उन्होंने कहा जनाब हमसे सस्ता पेट्रोल लो मगर हम डॉलर में नहीं देंगे, रूबल में देंगे, यानी आप हमें रूबल में अदायगी। उन्होंने अपनी इकॉनमी बचाई है। पूछे किस तरह, आज रूबल हो गया 60 रुपये का, इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई थी, गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म हो गई। खत्म कर। और हमारा काम क्या है, जाओ जी इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पाँव पड़ो जाके 1 बिलियन। अच्छा मैं खबर और इंडिया जो ईरान से पेट्रोल खरीदता है वो इंडियन करेंसी में खरीदता है। देख लें फिर, देखें मतलब ये काम है करने के। आपको जिस तरह मैंने कहा एक्सपोर्ट्स कम करें, यहाँ सर जोड़ के बैठे और भाई कोई गद्दार नहीं है तो सब थोड़े जो असी मान लिया तो ये इस मुल्क को बचाएं उस बर्बादी से, क्योंकि करना पड़ेगा। काम कैसे चलेगा? सब सियासतदानों को ना सियासी पार्टियों से ज़्यादा सबसे पहले पाकिस्तान को तरजीह देना होगी कि पाकिस्तान रहेगा तो हम सब कुछ है। आके हुकूमत इमरान खान सब बैठे और यहाँ पे हैं इस माशी भट्टी साहब कश्ती को भंवर से निकालना। सर जोड़ माफी चाहता हूँ, मैंने यहाँ सवाल किया डॉक्टर इशफाक हसन खान से कि जब जॉर्ज सोरोस ने मलेशिया पर हमला किया और रिंगट पर हमला किया तो उसने उसका मुआसरा किया, उसने फौरी तौर पर डॉलर से डीपैक कर दिया। रिंगट उनकी करेंसी का नाम है और अपनी करेंसी को वहीं रोक दिया। और यहाँ डॉक्टर साहब एक नई इस्तिलाह दे के गए थे, उन्होंने कहा था रजा बाकर इफेक्ट। ये जो रजा बाकर साहब आए थे ना, और खान साहब को रजिस्ट करना चाहिए था कि रजा बाकर इफेक्ट है कि आपने जब डॉलर 200 का कर दिया है तो अब पेट्रोल भी महंगा होगा। बड़ी साहब हमने कर्जे भी ज्यादा तो वापस करें, डीपैक करें यार। मलक साहब आप अमीर आदमी है, साथ इस वक्त कितने का जी इंडिया में कितने का डॉलर? 8 रुपए बढ़ गया और डॉलर नु मारो खे 8 रुपए है आज। 70 इंडियन। मैं तो कूलर ला रहा हूँ, मैं तो एसी नहीं चलाऊंगा। थले पखे ले लो कोई। एक हुकूमत रही थे, पखे जोगे भी नहीं रहोगे, खाली इंजन जी करोगे शायद वह आवाज है।
मैं आपको कादी साहब, आप नहीं जिस तरीके से 98% को ये खुद आपके नून लिख के रहने, मैंने कहा जहर खाने के लिए भी पैसा भट्टी साहब दूसरी बात तो आप कर ही नहीं रहे। एक जहर खाने के पास पैसा नहीं, मुझे बोलने दे 30 सेकंड। जहर खाने के लिए पैसा नहीं, 8 पे बिजली बढ़ा वो तो रहे हैं। जहर खाने के लिए पैसा नहीं, मेरा पॉइंट सुनिए, असल बात आपने किसी ने नहीं किया हम तीनों में, इसमें भी 12 घंटे लोड शेडिंग है इस जुल्म के साथ। मेरा एक बंदा मैं पूछ रहा था, लोड शेडिंग का बिल भी आ रहा है। सुन ले, वो कहता मैं क्या करता हूँ, मैं पंखा मेरे सामने होता है, बिजली होती है तो मैं अपना मुंह आना शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी एक बात दोहराना चाहता हूँ। मैंने एक दफ़ा कहा था कि ये जो बिजली की तारें बाहर लटक रही हैं ना, इनके 2 काम हैं। हमारे घर में ये अंधेरे लेके आती हैं और कुछ घरों में ये नोटों की। अच्छा काई साहब, मैं आपसे काई साहब एक मैं अपना सीवी देना चाह रहा हूं। देखिए लोड शेडिंग हो रही है, बिजली बहुत कंट्रोल है, मुझे पार्ट टाइम जॉब दे दे, मैं आपके पंखे के पीछे बैठ के ना घुमाता रहूंगा उंगली से, आपको हवा आएगी, मुझे चंद पैसे दे देना, पॉसिबल है? ये लोड शेडिंग का बिल है, ये लोड शेडिंग ये असल इतनी महंगी बिजली लेके ये इसका पैसे जवाब दिया, इसमें 12 घंटे उन्होंने जवाब लोड शेडिंग नहीं, उन्होंने जवाब दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब जब वज़ीर बराए पानी और बिजली थे, उनसे ये सवाल हुआ था कि ये लोड शेडिंग भी है, बढ़ रही है और बिजली की कीमत भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा था कि जनाब आपके जो यूपीएस चलते हैं ना, उसको भी जो उधर बिजली लग रही होती है आपकी। अच्छा, इसलिए आप एक लास्ट कमेंट, अभी तक हम घरेलू बात कर रहे हैं, आपको पता है इससे इंडस्ट्री बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी दुनिया का? ये तो चेंबर ऑफ कॉमर्स ये इसने कह दिया ना, देखिए ना, कोई इस 50 रुपए यूनिट से आप इंडस्ट्री की हम अभी बात नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं, आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना को आप कम्पीट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है, और बेरोजगारी का एक अलग सलाब आएगा इसके साथ। नहीं, लेकिन इसमें जो एक और देखिए, यहाँ बात हमने क्या की कि यहाँ डिसीजन मेकिंग करें, जाके अपने ये सोचें कि जनाब हमें ये जो डॉलर रोज़ाना ये पहले तो अपना स्टेट बैंक वापस लें। वो ये असेंबली से हम दरखास्त करते हैं कि वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन खत्म करें जो खान साहब ने की थी, इसको दोबारा इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो स्टेट बैंक दे गए थे वैसे। मैं तो साहब हम तो कमेंट करेंगे, बड़ी हल है, तो ये करें आप इनके पास मेजॉरिटी है ना, तो खत्म करें। अच्छा, सोलर पे लेके आए। काजी साहब ये कह रहे थे कि मुल्क को गिरवी रख दी है स्टेट बैंक को, अब ये हुकूमत में आया तो अब ये उसको क्यों नहीं वापस कर रहे पॉलिसी? भाई वो बेकी एंडरसन को जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंटरव्यू दिया है, आज बीबीसी की स्टोरी आप पढ़ लें, वो ले रहे हैं भाई, कोई एलसीज नहीं बंद होती, वो रख के बैठा हुआ है तेल, जाके 30 बैरल पर बैरल वो आपको सस्ता मिल सकता है। और सेकेंडली आप अपने रुपए को वापस लेके आए, आप अपने उन सारे मुआहदों से ईरान भी ऑप्शन है, गैस की ऑप्शन है, आपके साथ है, सरहद मिलती है ईरान से। ईरान से सस्ता दे रहा है, लेकिन ये हम 25 मई को इतनी शेलिंग की, अभी भी गैस की जरूरत है। हमारा मसला लॉन्ग मार्च है, आखिरी शो होता है ये करने वाले, अगर आपने ये काम ना की तो खुदा न खास्ता जो हमारे वस्त फीर्स हैं वो कहीं दुरुस्त न, अल्लाह ताला हमें बचाए और अब बेहतर करने का सबको तौफीक दे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।